हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है वो भी आप पढ़ चुके हैं कि दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं। उसके लिए आपने डिफरेंट क्राइटेरियाज पढ़े हैं। यहाँ पर हम ट्राइंगल्स के बारे में क्या पढ़ेंगे कि सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कब कहेंगे और उसके क्राइटेरियाज क्या क्या हैं। उससे पहले हमारे पास इसमें थ्योरम्स हैं, 3-4 थ्योरम्स, 5 थ्योरम्स हैं। वो कंप्लीट करेंगे, उनके प्रूफ्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहले टॉपिक है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं और सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब है कि वो, जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में आपने पढ़ा तो क्या पढ़ा था कि उनका एंगल भी सेम होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम होती है, साइड्स की लेंथ भी सेम होती है। तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब क्या होता है कि आपकी शेप सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक स्क्वायर है हमारे पास, ये दूसरा स्क्वायर है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा इफ इसकी साइड जो है वो सेम होगी। ठीक है, ये ट्राइंगल है हमारे पास, ये दूसरा ट्राइंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट होगा इसके इफ ये साइड इसकी किसी साइड के इक्वल होगी, ये साइड इसकी किसी साइड के इक्वल होगी, ये साइड इसकी किसी साइड के इक्वल होगी। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्राइटेरिया कौन सा लगा यहाँ पर, साइड साइड साइड। ठीक है, लेकिन सिमिलर फिगर क्या होती है कि शेप सेम है बट साइज डिफरेंट हो सकता है। मतलब कि मैंने ये स्क्वायर बनाया और ये स्क्वायर बनाया, ये दोनों सिमिलर हैं बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इसकी साइड इसके बराबर नहीं है। ठीक है, बट ये क्या है, सिमिलर है, एक जैसे दिख रहे हैं, शेप सेम है। ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर ही दिख रहा है। ये हमारा ट्रायंगल है और ये हमारा ट्रायंगल है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है बट दे आर नॉट सेम। ठीक है, सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, जिनकी शेप सेम है, साइज डिफरेंट हो सकता है। मैंने ये ट्रायंगल लिया, इसको मैंने छोटा कर दिया, एंगल्स सेम रख रही हूं मैं, छोटा कर दिया तो ये भी सिमिलर हो जाएगा इससे। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, ये सिमिलर हो जाएगा इससे। ठीक है, रेडियस मैटर नहीं करेगी, सर्कल है ना, सिमिलर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए और यहाँ पर शेप सेम है तो हम सिमिलर बोल देते हैं। अब सिमिलर ट्रायंगल्स एग्जैक्टली कब बोलते हैं हम कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, वो आगे पढ़ेंगे और उसके क्राइटेरियाज भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये इन जनरल हमने इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है, नाम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको हम बी पी टी से भी रिप्रेजेंट लिख देते हैं कि बाय बीपीटी। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम। तो ये थ्योरम क्या कह रही है, तो ये ट्राइंगल्स के बारे में कुछ बताती है। हमें क्या बताती है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और हम इसकी किसी एक साइड, ये ट्राइंगल हमने लिया ए बी सी, इसकी एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसकी अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेगी। इनको हमने नाम दे दिया डी एंड ई। ठीक है, तो ये क्या कहती है, ये थ्योरम क्या कहती है कि जो हमने डीई बनाई, अगर ये ए बी के पैरेलल है, जो कि हम बना रहे हैं, डीई इज पैरेलल टू ए बी, देन ये डीई इन दो साइड्स को इक्वल रेशो में, सेम रेशो में डिवाइड करती है। क्या मतलब है इस बात का कि सी डी बाय डी ए इज इक्वल्स टू सी ई बाय ई बी। सी डी बाय डी ए is equals to CE by EB। ये थ्योरम
में दिया क्या हमें गिवन है कि ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ठीक है, डी ई इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। प्रूव क्या करना है हमें, मतलब ये थ्योरम रिजल्ट क्या देती है, अगर हमारे पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो जो सी डी बाई डी ए है वो सी ई बाई ई बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये प्रूव करना है हमें अभी। तो कैसे प्रूव करेंगे, इसमें बेसिकली हम एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एक तो आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हो, सेमी पेरीमीटर निकाल के आप कैलकुलेट करते हो। दूसरा हमारे पास क्या मेथड होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है और आपको इसका एरिया निकालना है तो बेस ये काम कर देगा और हाइट आपको निकालनी पड़ेगी परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, ठीक है। अगर आपके पास ये ट्राइंगल है ऐसा तो बेस ये काम कर देगा और हाइट आपको क्या निकालनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आपको हाइट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो आप बेस ले रहे हो उसके ऊपर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है अपोजिट वर्टेक्स से, ठीक है। ओके, तो अभी हम इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, सी डी ई। इस ट्राइंगल में हम ये बेस ले सकते हैं, ये बेस ले सकते हैं। जब हम ये बेस लेंगे तो मुझे हाइट यहां से ड्रॉ करनी पड़ेगी परपेंडिकुलर सी डी पर, ठीक है। तो मैं एक कंस्ट्रक्शन करूंगी कि मैं ई से सी डी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूं, और ऐसे ही जब मेरे को सी ई बेस लेना है तो मुझे हाइट निकालने के लिए डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा एट सी ई, ठीक है। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम लोग कि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एट सी ये, इसको हमने नाम दिया है P, और ये हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर इस साइड पे, इसको हमने नाम दिया Q, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या की कि हमने EP बनाया परपेंडिकुलर टू AC, AC के जो परपेंडिकुलर है वो DC के भी परपेंडिकुलर है, राइट। उसके बाद हमने EDQ बनाया परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। BC या EC आप लिख सकते हो, क्लियर है इतनी बात। अच्छा, अब हम एरिया की बात कर सकते हैं ऑफ ट्राइंगल CDE। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एक तो ये साइड कंसिडरेशन में चाहिए, फिर हमें ये भी चाहिए ना, तो इनको लाने के लिए हम इसको भी ज्वाइन करेंगे, इनको भी ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास फिर से यहाँ पिक्चर में दो ट्राइंगल्स आ गई, एक तो ये और एक ये, ठीक है। तो और क्या कंस्ट्रक्शन की हमने ज्वाइन कर दिया है, कौन कौन से पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है, बी डी को एंड ए ई को, ठीक है। अब आपको सिंपल क्या क्या करना है, प्रूफ में क्या करना है, आप एरिया लिखिए। एरिया देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इतना बड़ा लिखना पड़ता है तो हम इसको सिंबल में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का सिंबल हो गया। कौन सी ट्राइंगल की बात करें, पहले हम CDE का एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। CDE मतलब हमारी कौन से वाली हो गई, ये वाली, ठीक है। तो हमें एक तो इस साइड पे परपेंडिकुलर बनाया तो ये हाइट पता है, इस साइड पे परपेंडिकुलर बनाया तो ये भी हाइट पता है। तो हम दो तरीके से एरिया निकाल सकते हैं, एक बार बेस ये ले और एक बार बेस ये ले। तो अब हम एरिया लिख के देखते हैं, ठीक है।
एक बार हम बेस लेंगे सी डी, तो यहां से हमारे पास 1/2 बेस हो गया हमारे पास सी डी, और हाइट हमारे पास हो गई पी ई। सी डी पर परपेंडिकुलर क्या है, पी ई, ई पी लिखते हैं, ठीक है, ओके। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, और कैसे लिख सकते हैं हम, 1/2 बेस, बेस क्या है हमारा, ये बेस ले सकते हैं सी ई, राइट, इनटू परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर क्या है हमारा डी क्यू, राइट, डी क्यू। अच्छा, अब हम ये जो ट्राइंगल्स हैं इनका एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई, तो इसमें हमने ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस पर, तो ये जो परपेंडिकुलर ये हाइट की तरह काम करेगा इस ट्राइंगल के लिए, अगर हम बेस ए डी ले तो। क्लियर है इतनी बात। और जब हम ये ट्राइंगल लेंगे और बेस हम ई बी लेंगे, तो जो पी ई है वो हाइट की तरह काम करेगा इस ट्राइंगल की, ठीक है, सही बताया ना मैंने, सॉरी पी ई नहीं, डी क्यू काम करेगा, ठीक है। अब एक बात और देखिए, ये ट्राइंगल है, इसका बेस ये भी तो है ना, अगर मैं बेस ये लूंगी तो हाइट क्या होगी, ये होगी। इस ट्राइंगल में अगर बेस आप ये लेंगे तो हाइट ये होगी, ठीक है, ये वाली हाइट होगी। हमने क्या बोला कि डी ई जो है वो ए बी के पैरेलल है, पैरेलल है इसका मतलब पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये जो हाइट होगी, देखो लिखते हैं हम 1/2 बेस में क्या ले रही हूँ, डी ई ले रही हूँ, जो कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल्स में, ए डी ई में और बी डी ई में, तो मैंने बेस लिया डी ई, ठीक है, इनटू हाइट। अब डी ई की हाइट क्या होगी, ये हो गई, मान ले मैंने एम नाम दे दिया इसको, तो डी एम हाइट की तरह काम करेगी, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो ना कि यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये सेम ही डिस्टेंस रहेगा ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, और कैसे निकाल सकते हैं हम, 1/2, अगर मैं बेस ये लूं, ए डी को बेस लूं, ए डी यानी डी ए को अगर मैं बेस लूंगी तो हाइट क्या होगी हमारी, पी ई एज एन हाइट काम करेगा, अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है डी ए वाली लाइन पर, तो क्या काम करेगा, पी ई, यानी कि पी पी बोलेंगे। अब दूसरी ट्राइंगल की बात करते हैं, जो हमारा ट्राइंगल है बी डी ई, बी डी ई, इसमें हम सेम चीज, एक बार बेस डी ई लेंगे, बेस डी ई जब लेंगे तो हमारी हाइट की तरह काम क्या करेगी, डी एम ही काम कर जाएगी, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करोगे तो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा, तो डी एम ही काम कर जाएगा, सही बात है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई आप निकालें, और आप अब बेस क्या ले रहे हैं, अब आप बेस बी ई लीजिए, बेस जब आप बी ई नहीं ई बी लिखते हैं, बेस जब आप ई बी लोगे तो हाइट क्या बनेगी आपकी, ये वाली जो हाइट है डी क्यू, ये एज इन हाइट काम करेगा, सही बात है, क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी ई वाली लाइन पर, तो ये आ गया डी क्यू। इस ट्राइंगल में हमने ई बी बेस लिया तो इसको आगे एक्सटेंड किया और अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। ये हमने एरियाज लिख ले जो जो हमारी ट्राइंगल इन्वॉल्व थी। अच्छा, अब यहां से आप देखिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई 1/2 इंटू डी ई इंटू डी एम, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई क्या आया, 1/2 इंटू डी ई इंटू डी एम, तो दोनों ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल बी डी ई दोनों का एरिया क्या आ गया, सेम आ गया। इसको हम 1 नाम देते हैं, इसको 2 नाम देते हैं, इसको 3 नाम देते हैं, और इसको 4 5 और ये 6, ठीक है। तो यूजिंग
3 और 5 हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई के। अब ए डी ई का हमने एरिया एक तरीके से और निकाला था, कौन सा, यहां से जब हमने बेस क्या लिया था, डी ए लिया, तो वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटू डी ए इंटू ई पी। ठीक है, बी डी का हमने एक और तरीके से निकाला था जब हमने बेस ई बी लिया, तो यहाँ पर भी वैल्यू रख देंगे हम 1/2 इंटू ई बी इंटू डी क्यू। हमने वैल्यू कहाँ से रखी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से एंड 6 से। ठीक है, अब यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ गया डी ई, एक मिनट रुको, ए डी का है डी ए, सॉरी डी ए, यहाँ से भी डी ए इंटू डी ए इंटू ई पी, इसके बराबर आ जाएगा हमारा बी डी ई में है ई बी, तो ये आ जाएगा ई बी इंटू डी क्यू। ठीक है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, ई पी अपॉन डी क्यू निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा ई बी अपॉन डी ए। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब हमने एक और निकाला था, हमने निकाला था एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई एंड ए, दो तरीके से निकाला था। एक बार हमने बेस लिया था सी डी, एक बार हमने बेस लिया था सी ई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो सेम रहेगा भाई। अब ये ट्राइंगल है, इसका एरिया निकाल रहे हैं, इसको बेस लेके आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, या इसको बेस लेके आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, एरिया तो सेम ही आएगा ना। एरिया तो एक फिगर का फिक्स रहेगा, उसकी बाउंड्री तो चेंज हो नहीं रही है, डायमेंशन चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, साइड यही रह रही है, इसकी 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये यही रह रही है। समझ पा रहे हैं, तो एरिया सेम रहेगा, चाहे आप कोई बेस और हाइट लेके निकाल लीजिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर भी इक्वल रखा था इन दोनों एरिया को और इन दोनों एरिया को, और ऐसे ही हम यहाँ पर भी इस ट्राइंगल सी डी ई के लिए भी इक्वल रखेंगे। तो ट्राइंगल सी डी ई के लिए बराबर रहेगा एरिया, तो मतलब ये दोनों वैल्यूज जो है वो बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू बेस हमने क्या लिया था, सी डी इंटू ई पी, सी डी इंटू ई पी इज इक्वल्स टू 1/2 सी ई इंटू डी क्यू, राइट, सी ई इंटू डी क्यू। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी ये डी क्यू जो है ना, इसको इसके नीचे ले आएंगे, तो ये बन जाएगा ई पी अपॉन डी क्यू इज इक्वल्स टू सी ई अपॉन सी डी, ये आ गई 8। अब यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, ये ई पी अपॉन डी क्यू इसके भी बराबर है, ये ई पी अपॉन डी क्यू इसके भी बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा आपस में। हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा कि ई बी अपॉन डी ए, ई बी अपॉन डी ए बराबर है सी ई अपॉन सी डी के। ठीक है, इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो ये बन जाएगा सी डी अपॉन डी ए, इसके बराबर आ जाएगा सी ई अपॉन ई बी के। तो हमें यही दिखाना था, सी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू सी ई अपॉन ई बी। ठीक है, एंड हेंस तो ये थ्योरम क्या कह रही है, ये थ्योरम कहती है कि अगर एक ट्राइंगल है हमारे पास और उसमें किसी एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं डी ई, जो अदर 2 साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट डी एंड ई, देन ये जो डी और ई है, डी जो है वो ए सी को जिस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ई सी बी को उसी रेशो में डिवाइड करेगा। ठीक है,
सी डी अपॉन डी ए सी ई अपॉन ई बी के बराबर होगा। क्लियर है ये थ्योरम? ओके, इसी की एक छोटी सी कोरोलरी है। कोरोलरी में क्या कहा है कि कोरोलरी क्या कहती है कि ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है कि सी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू सी ई अपॉन ई बी हो जाएगा जब हमें ये चीजें गिवन होती हैं कि डी ई जो है वो पैरेलल टू ए बी है। सेम डायग्राम हमने ए बी के ही पैरेलल ड्रॉ की है लाइन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन सी डी, इसके बराबर हो जाएगा ई बी अपॉन सी ई के बराबर हो जाएगा। और दोनों तरफ +1 कर दीजिए तो ये हो जाएगा डी ए, एलसीएम लेंगे तो डी ए प्लस सी डी हो जाएगा बाय सी डी हो जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा ई बी प्लस सी ई बाय सी ई के। तो देखो ये थी ए डी, ठीक है, ए डी में हमने सी डी जोड़ दिया तो ये पूरा ए सी बन गया। ये न्यूमरेटर पूरी टर्म क्या बन गई, ए सी बन गई बाय सी डी हो गया। अब यहाँ पर था ई बी, ई बी में हमने पूरा क्या जोड़ दिया, सी ई, तो ये पूरी क्या बन गई हमारी, बी सी बन गई। ठीक है, बी सी बाय क्या आ जाएगा, सी ई। ठीक है, तो यहां से हमारे पास फिर से आप रेसिप्रोकल कर दीजिए इसका, तो क्या बन गया, सी डी बाई ए सी इज इक्वल्स टू सी ई बाई बी सी। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि सी डी बाय सी ए और सी ई बाय सी बी, पहले तो हम क्या कह रहे थे कि जो डी पॉइंट है वो सी ए को जिस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ई पॉइंट सी बी को उसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। फिर हम क्या कह रहे हैं कि सी डी ए सी का जितना फ्रैक्शन है, जितना टाइम्स है, सी डी ए सी का जितना टाइम्स है, सी ई बी सी का भी उतना ही टाइम्स है। ठीक है, तो हम ऐसे ना लिखकर ये भी यूज करते हैं, सिमिलैरिटी में हम यही यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका अगर हमारे पास ऐसा कुछ आ जाता है और इसमें हमारे पास एक एंगल भी सेम है, तो ये हमारे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से जो सी डी ई जो ट्राइंगल है वो सी ए बी के हमारी क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। अभी ये कोरोलरी क्लियर हुई कि हम थोड़ा एक स्टेप आगे चलेंगे। कोरोलरी क्या हो गई, थ्योरम तो हमें एक रिजल्ट देगी जिसका हम प्रूफ करेंगे। कोरोलरी में उस थ्योरम से कुछ इन्फ्रेंसेस आई होंगी, मतलब एक स्टेप हम आगे चला जाएंगे, उससे कुछ हमने एड ऑन कुछ रिजल्ट निकाला होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का कन्वर्स। तो जो बीपीटी थी वो क्या कह रही थी कि अगर इसी ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं, अगर डी ई ए बी के पैरेलल होती है तो सी डी अपॉन डी ए सी ई अपॉन ई बी, ये दोनों रेशोज जो है हमारी सेम आएंगी। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होगा कि जो आपका रिजल्ट था थ्योरम में वो आपकी हाइपोथेसिस बन जाएगी, मतलब गिवन होगा आपको, और जो आपको गिवन था वो आपका रिजल्ट बन जाएगा, मतलब वो आपको प्रूव करना होगा। ठीक है, तो कन्वर्स किसी भी थ्योरम का जब कन्वर्स करते हैं तो क्या करते हैं, जो हमें गिवन होता है थ्योरम में वो हमारा रिजल्ट बन जाता है, और जो थ्योरम का रिजल्ट होता है वो हाइपोथेसिस बन जाती है कन्वर्स। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि सी डी अपॉन डी ए जो है वो सी ई अपॉन ई बी के इक्वल गिवन है। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि डी ई पैरेलल है ए बी के। ठीक है, क्लियर है क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। ये डायग्राम हम दोबारा बना लेते हैं।
ये हमारा ए, बी, सी, ये हमारा डी और ये ई। हमें रेशो इक्वल गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है कि डीई ए बी के पैरेलल है। तो डीई के बारे में तो हमें नहीं पता कि पैरेलल है या नहीं है, वो तो हमें क्लेम करना है कि होगा। लेकिन हम ए बी के पैरेलल एक लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं जो डी से पास हो रही होगी। तो हमने ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो डी से पास हो रही है और आगे जाके बी सी को इंटरसेक्ट कर रही है। इसको हमने नाम दिया है ई डैश पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हम करेंगे डी ई डैश, जो हमने पैरेलल बनाई है ए बी के। हमने कंस्ट्रक्शन इस तरह किया है कि डी ई डैश हमने पैरेलल बनाई है ए बी की। कैसे किया है कि हमने इस डी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पर और ये सेम डिस्टेंस हम आगे लेकर चले हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर सेम डिस्टेंस आना चाहिए। ठीक है, ये पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम ए बी के। अब हमें क्या दिखाना है कि ये जो ई और ई डैश है ना, ये सेम ही पॉइंट होंगे। कुछ ऐसा लेके आना है हमें कि ये ई और ई डैश पॉइंट जो है वो सेम ही होने चाहिए, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाए। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, डी पॉइंट तो सेम है ही, ई और ई डैश पॉइंट भी एक ही पॉइंट है, मतलब सेम ही पॉइंट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी ई डैश पैरेलल लेके बनाई हमने, बनाई ही पैरेलल है तो डी ई भी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्योंकि ई पॉइंट क्या है, ई डैश पॉइंट, या मतलब डी ई जो लाइन है वो डी ई डैश वाली लाइन ही है। ये हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, वहां से हमारे पास डी ई ए बी के पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ई और ई डैश एक ही पॉइंट है, ये क्लेम करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, हमने डी ई डैश जो है वो पैरेलल बनाई है ए बी के। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि जब हमारे पास एक लाइन पैरेलल होती है ट्राइंगल की किसी साइड के साथ और वो अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है डी और ई डैश पर, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि सी डी अपॉन डी ए इसके इक्वल हो जाएगा सी ई डैश अपॉन ई डैश बी के बराबर हो जाए बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, और हमें गिवन क्या है कि सी डी अपॉन डी ए किसके बराबर है, सी ई अपॉन ई बी के बराबर है, ये हमें गिवन है। तो फ्रॉम 1 and 2 सी डी अपॉन डी ए इसके बराबर है, सी डी अपॉन डी ए इसके बराबर है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा सी ई डैश अपॉन ई डैश बी इसके इक्वल आ जाएगा सी ई अपॉन ई बी के बराबर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल करते हैं इसका और +1 करेंगे। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई डैश बी बाय सी ई डैश इज इक्वल्स टू ई बी अपॉन सी ई, दोनों तरफ उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। देखो 2 जो है वो 2 के इक्वल है, तो 1/2 भी तो 1/2 के इक्वल होगा। 2/3 के इक्वल है तो 3/2 भी तो 3/2 के बराबर होगा, रेसिप्रोकल कर दिया तो। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज, तो आपको समझ आई यहाँ तक बात। अब क्या करेंगे, +1 करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ बन जाएगा ई डैश बी अपॉन सी ई डैश +1 इज इक्वल्स टू ई बी अपॉन सी ई +1। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ई डैश बी प्लस सी ई डैश अपॉन सी ई डैश इज इक्वल्स टू ई बी प्लस सी ई अपॉन सी ई। ठीक है, अब यहाँ से ट्राइंगल में देखिए आप, सी ई डैश
सी ई डैश मतलब ये वाली लाइन हो गई, प्लस ई डैश बी, तो ये बी सी बन गई पूरी की पूरी। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया बी सी अपॉन सी ई डैश। ठीक है, फिर हमारे पास है सी ई प्लस ई बी, सी ई प्लस ई बी, ये हमारा सी ई है एंड देन ई बी। ठीक है, ये भी क्या बन गई, बी सी बन गई, तो यहां से भी आ गया बी सी अपॉन सी ई। अब ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास सी ई बराबर सी ई डैश। ठीक है, तो सी ई और सी ई डैश जो दोनों लेंथ हैं वो सेम है। अच्छा, यहाँ पर जो सी डी है, इससे क्या मतलब है, हम सी पॉइंट से डी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको लिख रहे हैं हम लोग। डी ए का मतलब है डी और ए के बीच में जो डिस्टेंस है उसको लिख रहे हैं, तो सी ई डैश का मतलब हो गया सी और ई डैश के बीच में जो डिस्टेंस है उसको लिखा, और सी ई का मतलब हो गया सी और ई के बीच में जो डिस्टेंस है उसको लिखा। हम क्या कह रहे हैं कि सी ई और सी ई डैश बराबर है, मतलब सी से ई का डिस्टेंस और ई डैश का डिस्टेंस सेम है। एक पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम है और दोनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, ई और ई डैश दोनों बीसी पर ही लाई कर रहे हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है, कब सेम हो सकता है, तभी सेम हो सकता है जब ई और ई डैश एक ही पॉइंट हो। एक लाइन पर लाई करने वाले दो पॉइंट्स का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, और अगर मैंने दो और पॉइंट ले लिए तो उनके बीच का डिस्टेंस अलग आएगा। इसी पॉइंट के साथ मैंने किसी और पॉइंट का डिस्टेंस निकाला तो वो अलग आएगा। ठीक है ना, ये क्या कह रहा है कि एक पॉइंट से हम दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल रहे हैं और दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों लाइन पर लाई कर रहे हैं, सेम लाइन पर, और एक ही साइड लाई कर रहे हैं। ये भी नहीं है कि सी यहाँ पर है तो ई यहाँ पर और ई डैश यहाँ पर है और हम बोल दे कि ये इसका मिड पॉइंट है, ऐसा भी नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, हमारे पास क्या है, सी ई और ई डैश ऐसा है हमारे पास, और ये डिस्टेंस सेम है, तो ये कब सेम हो सकते हैं, जब ई और ई डैश के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाए, जीरो। क्योंकि सी ई डैश को मैं क्या लिख सकती हूँ, सी ई प्लस ई ई डैश लिख सकती हूँ। हमें क्या पता है, सी ई डैश सी ई के बराबर है, तो यहाँ से ई ई डैश क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ई और ई डैश पॉइंट के बीच में जीरो डिस्टेंस है, मतलब ई और ई डैश पॉइंट जो है वो एक ही पॉइंट है, वो क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड ई डैश कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब एक ही पॉइंट बन जाएं। और जब ई और ई डैश एक ही पॉइंट बन जाएंगे तो जो हम डी ई बना रहे थे और डी ई डैश बना रहे थे दोनों सेम ही लाइन बन जाएंगे। अब एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन है, वो एक ही लाइन होगी ना, कोई अलग लाइन तो बनेगी नहीं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि डी ई और डी ई डैश जो दोनों लाइन है वो सेम ही है। ठीक है, यहां से हमारे पास कंस्ट्रक्शन में क्या था कि डी ई डैश जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। यही कंस्ट्रक्शन क्या था हमने, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या था, कंस्ट्रक्शन से, और इन दोनों से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा कि डी ई जो है वो भी पैरेलल हो जाएगी ए बी के, हेंस रूट। ठीक है, ये हो गया कन्वर्स ऑफ बीपीटी। समझ आया, बीपीटी में क्या था कि हमें गिवन था कि हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं, उसके बेस के पैरेलल हमारे पास एक लाइन है डीई जो अदर टू साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर मीट कर रही है। तो जो डीई है वो सी ए और सी बी को इक्वल रेशो में, सेम रेशो में डिवाइड करेगी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कह रहा है कि जब हमारे पास इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है कोई लाइन, तो वो लाइन तीसरी साइड के, जिनको डिवाइड कर रही है उनको नहीं,
उसकी जो तीसरी साइड है ट्राइंगल की उसके पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। इन पे बेस्ड सवाल कैसे बनते हैं? तो सवाल कैसे बन सकते हैं, देखो कई सवाल ऐसे बन जाते हैं कि क्योंकि यहाँ पर रेशो की बात की है तो वो क्या देंगे, ये x है, ये x-3 है, ये 2 है, ये 4 है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालिए क्या आएगी। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बीपीटी से क्या हो जाएगा, x/x-3 किसके बराबर हो जाएगा, 2/4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 4x किसके बराबर हो जाएगा, 2x-3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x क्या आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? सॉरी, यहाँ पर 6 आएगा ना, 2x-6 आएगा। एंड देन 4x-2x करेंगे तो 2x बराबर -6, यहाँ से x क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, जब हम -3 रखेंगे x की जगह तो ये क्या बनेगी, ये रेशो हमारी -3/-6, तो माइनस माइनस कैंसिल, क्या बन गई 1/2, और ये भी क्या है 1/2, रेशो सेम है। क्लियर है? इस तरह के सवाल आ सकते हैं x की वैल्यू निकालने वाले। उसके बाद इसमें कुछ प्रूफ करने वाले सवाल भी आते हैं, जैसे कि आपको कोई शेप बना के दे दी है, ठीक है, ऐसे और ऐसे, हम बोल रहे हैं कि ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, तो जब हम ये ट्रायंगल देखेंगे, ये ट्रायंगल, तो इसमें ये साइड इसके पैरेलल है, तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, बीपीटी लगा सकते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से इसकी ये बाय ये रेशो किसके बराबर हो जाएगी, ये बाय ये के। ठीक है, नाम अगर हम दे तो A B C, यहाँ पर D E F। ठीक है, इसको हम G नाम दे देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से GE/EB किसके बराबर हो जाएगा, GF/FC के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही ये जो ट्राइंगल है AGC, ये था इन ट्राइंगल GBC। ठीक है, अब इन ट्राइंगल अगर आप GAC देखोगे तो यहाँ पर भी DF जो है पैरेलल टू AC दी है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा सकते हैं, बीपीटी लगा सकते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास कि GF/FC, GF/FC किसके इक्वल है, GD/DA के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों से क्या आ जाएगा, ये भी कहाँ से आया, बीपीटी यूज करने से आया। इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा कि GE/EB किसके बराबर आ गया, GD/DA के। मतलब दिस बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं, मतलब इस तरह के बिग क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जो हमने देखा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, हम इनके मिड पॉइंट्स ले लेते हैं, उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट हमने लिए हैं, तो ये 1:1 रेशो हो गई, ये 1:1 रेशो हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो लाइन बनेगी क्या हो जाएगी, ये इसके पैरेलल बन जाएगी। ठीक है, तो दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो तीसरी लाइन के पैरेलल बन जाएगी। ऐसे हम बात कर सकते हैं। तो ऐसे मतलब प्रूव करने वाले भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके बेस पर। बीपीटी यूज करना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करना है। ये ध्यान रखिएगा कि बीपीटी में गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है, दोनों एक दूसरे के उल्टे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे इंटरनल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर के बारे में।
ठीक है। गुड बाय।